Hey guys, please welcome in my YouTube channel Gyan Ganga Education Fair. So today's session MCQ of Physical Education. The most important MCQs based on UGC NET and higher competitive exams pattern. This is my social site, so you can follow here. I am GD Verma. Now I am starting the session. The most important MCQ of Physical Education. The first questions: in which year WADA was established? Means कि किस ईयर में या किस साल में, किस वर्ष में जो वाडा जो थी वो इस्टेब्लिश्ड हुई, मीन्स स्थापित हुई। देखिए समझ लीजिए वाडा है क्या। वाडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैच कंडक्ट होते हैं, जो भी गवर्निंग बॉडी होती है, तो ड्रग्स को क्या करते हैं, ये चेकआउट करते हैं। मीन्स जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका ड्रग्स को मेजर करते हैं, या मीन्स चेक करते हैं कि कोई खिलाड़ी ऐसा तो नहीं किसी ने जो है ड्रग्स लिया है या वो ड्रग्स का सेवन करता है। तो ये कौन से ईयर में जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, इसके बारे में पहले ऑप्शन से बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे। वाडा है, वाडा का जो हेड क्वार्टर है वो कनाडा में है, और ये 10 नवंबर को क्या इस्टेब्लिश्ड हुई। ध्यान रखिएगा, आपको डेट भी पता होना चाहिए। 10 नवंबर को ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईयर कौन सी, किस ईयर में जो है इसे स्थापित किया गया या किस ईयर में इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया। तो देखिए एज पर जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उसमें ए ऑप्शन है 1980, सेकंड जो ऑप्शन है वो है 1999, और आपका जो सी है वो है 2000, डी है 2001। तो देखिए इसका जो वाडा है, वाडा का जो करेक्ट आंसर है वो है 1999, यानी 1999 में वाडा जो है इस्टेब्लिश हुआ है। मीन्स 10 नवंबर 1999 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। मीन्स ऐसी कौन सी जो है ग्रंथि है जो कहाँ लोकेट होती है, द बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि जो उसका आधार है किसका, ब्रेन का, वहाँ कौन सी जो है ग्रंथि पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। तो देखिए पैंक्रियाज तो ये होता नहीं जो हमारा बेस में, यानी बेस ऑफ ब्रेन में पैंक्रियाज तो होता नहीं है। पैंक्रियाज क्या स्टोमक के नियर बाई होता है, या कह सकते हैं कि स्टोमक में होता है, स्टोमक के पास में। तो ये ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी कहाँ होती है, बेस में नहीं होता है। अब आ जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। ये दो ग्लैंड्स हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए जो बेस ऑफ ब्रेन है जहाँ पर लोकेटेड होती है कोई भी ग्लैंड, तो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारी क्या बेस ऑफ ब्रेन में क्या सिचुएटेड रहती है या लोकेटेड रहती है। उसके बाद हमारी क्या थायराइड ग्लैंड आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक चीज और आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 लूप्स होते हैं, जिससे वो अलग अलग टाइप के क्या हार्मोन्स को रिलीज करती है डक के थ्रू। नेक्स्ट वन, देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर एग्जाम्स और योर यूजीसी पर्पस। सो इस टाइप से ही एक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको मोस्ट ऑफ जो है बेनिफिट मिले क्वेश्चंस का। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, यानी कि 2 स्टेटमेंट दिए गए। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन को देखिए रीड करता हूं मैं और आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, अगर आप कोई भी लिटरेचर को अच्छे से पढ़ते हो, मीन्स इसके रिगार्डिंग अगर आपने लिटरेचर को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जब तक आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो इस टाइप के जो आपके असर्शन के क्वेश्चन हैं, रीजन के क्वेश्चन हैं, वो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि जो रीजन होता है वो इसी में से क्या होता है, उसको उसी में से उसको एक्सप्लेन करता है। तो देखिए ये जो असर्शन है, द सन इज मेड अप मोस्टली लॉट ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मीन्स किसका बना हुआ, तो
होता है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है मोस्टली। रीजन क्या है? थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस द सन जनरेट रेडिएंट एनर्जी। तो देखिए यानी कि सन ने बता दिया कि एटम्स किससे, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से बना है। और कह रहा थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, यानी जब न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है तो क्या सन जनरेट करता है क्या, रेडिएंट एनर्जी। तो देखिए ये दोनों क्या है, करेक्ट है। और ये जो रीजन है वो क्या है, इसकी क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो देखिए अब इसको हम देखते हैं, बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए इसमें लिखा है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा प्रॉपर उसे क्या कर रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या इसी में से, यानी इसको जो प्रोसेस है उसी से जनरेट हो रही है हमारी क्या, रेडिएंट एनर्जी। देन बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसे करेक्ट कर रहा है, क्योंकि थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन द सन जनरेट रेडिएंट एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्या बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए सी में भी दिया है ए इज टू बट आर इज फर्स्ट, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन से हमारा ए इज फर्स्ट बट आर इज टू, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हमारा जो बी है वो क्या करेक्ट है। नेक्स्ट वन, सेम टाइप का क्वेश्चन है असर से और रीजन वाले। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि आपके जो कमिंग एग्जाम्स है, यूजीसी नेट का, हायर का या अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, तो मोस्टली जो है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस का जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लाई इज द कोर कॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द सन। मीन सन में जो क्या होता है, न्यूक्लाई होता है, उसका क्या कोर कॉजेस है किसका, हाई प्रेशर को क्रिएट करने का और टेम्परेचर को। कहाँ, इन द सन, सन में। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लाई सेपरेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है। यानी क्या है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है तो जो न्यूक्लाई होती है वो सेपरेट कर देती है देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या वो सेपरेट कर देती है। तो देखिए ये उसका करेक्ट एक्सप्लेन है किसका, इसका जो हमारा असर्शन है। तो रीजन उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए और आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी क्या, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर क्या है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रॉपर उसे एलिब्रेट करके बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भाई उसका क्या है कि जो न्यूक्लाई है वो क्या कर देती है, जब फ्यूजन होता है किसका, न्यूक्लियर का, तो उसके बाद क्या है जो न्यूक्लाई होती है वो सेपरेट कर देती है अपने क्या इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपका सी भी रॉन्ग है और आपका डी भी रॉन्ग है। तो उस हिसाब से क्या आपका जो बी बनता है वो आपका क्या करेक्ट है, जो है आंसर है इसका। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। अरेंज द सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल, ओके, कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक रिसर्च का जो प्रपोजल है, कंसिस्ट, देखिए प्रपोजल को क्या है, जो प्रपोजल होता है उसे हम क्या है साइनैप्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रिसर्च में अगर देखा जाए इसका अगर दूसरा नेम है कि व्हाट इज द रिसर्च साइनॉप्स, तो साइनॉप्स आल्सो नोन एज प्रपोजल ऑफ रिसर्च। तो हमारा देखिए इसका ऑप्शन मुझे कह रहा है कि अरेंज द सीक्वेंस, सीक्वेंस अरेंज करना इन रिस्पेक्ट ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट ऑफ, कि उसके रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं या कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंट्रोडक्शंस, फिर कॉमा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड कंक्लूजन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी एंड रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड मेथोडोलॉजी। लास्ट वन, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो देखिए एज पर दिस क्वेश्चंस, आपका जो रिसर्च प्रपोजल जो कंसिस्ट है, तो क्या एज पर दिस क्वेश्चन द सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट जो होता है रिसर्च प्रपोजल का वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रपोजल is introduction, second one is the review of literature. After introduction, okay, the researcher view the means set up the review of literature. After that use the methodology. तो means फर्स्ट स्टेप में आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड में आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर और उसके बाद थर्ड जो आएगा वो मैथोलॉजी। मीन्स किस टाइप के उसने टेक्स्ट मतलब जो है टेस्ट यूज किए हैं, किस टाइप से उसने एनालिसिस किया, डाटा कैसे कलेक्ट किया है, तो वो मैथोलॉजी में सारा कुछ काउंट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो बताए गए हैं असर्जन और रीजन वाले, सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इसीलिए मैंने ज़्यादा डिजाइन किया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में सभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्जन, इन द सन हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म वन हीलियम एटम्स। देखिए इसको एक बार और रीड करते हैं। इन द सन हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज टू फॉर्म वन हीलियम एटम्स, यानी कि क्या करती है, न्यूक्लाई क्या फ्यूज करती है, किससे, वन हीलियम एटम को क्या फ्यूज करती है। रीजन में क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सोलर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है ना। अब देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। देखिए इसमें क्या, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कहाँ, इन द सन, जब सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो आपकी सोलर एनर्जी नहीं निकलता है, वहाँ रेडिएंट एनर्जी क्या प्रोड्यूस होती है, हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपकी क्या रेडिएंट एनर्जी निकलती है। तो ये ऑप्शन जो आपका रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ये तो करेक्ट है, इन द सन हाइड्रोजन न्यूक्लाई ओके फ्यूज टू फॉर्म वन हीलियम एटम्स, किसे फॉर्म फ्यूज करती है वो, वन हीलियम एटम्स को करती है हाइड्रोजन न्यूक्लाई। तो क्या ये ऑप्शन आपका गलत है, मीन्स क्या है कि दिस इज अ रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका सी, दिस वन, तो आपका ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स कि जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मीन्स जब हम किसी को स्टेबिलिटी की क्वालिटी या हम कह सकते हैं एबिलिटी को डेवलप करते हैं या बैलेंसिंग के लिए, तो क्या होता है कि स्टेबिलिटी इज द डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, मीन्स किस पे डिपेंड है, हम कहते हैं किसके समानुपाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए, हाइट ऑफ सी जी, हाइट ऑफ सी जी मीन्स कि आपकी जो भी हाइट है तो उसके मतलब जो सी जी है, सी जी का हाइट क्या है, सी जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमा एरिया ऑफ बेस, यानी जो आपका बेस है उसका एरिया कितना है, एंड वेट ऑफ द बॉडी, और आपका जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स है, उसका वेट क्या है। एक तो ये हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो एरिया है उसका क्या बेस है। देखिए यहाँ पर था क्या, जो है एरिया ऑफ बेस एंड वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ क्या है, एरिया ऑफ बेस और वेट ऑफ द बॉडी और एंड फ्रैक्शनल फोर्स। सी ऑप्शन है वेट ऑफ द बॉडी, फ्रैक्शनल फोर्स एंड हाइट ऑफ सी जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो आपका लास्ट वन है फ्रैक्शनल फोर्स, हाइट ऑफ द सी जी एंड वेट ऑफ सी जी। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली, यानी किस चीज पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, मीन्स किसके समानुपाती है, किस चीज पे ज्यादा निर्भर करती है। तो देखिए इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है, एरिया ऑफ बेस, यानी कि अगर आपका एरिया मीन्स जो उसका एरिया है जो भी बेस, तो क्या अगर वो ज़्यादा है, एरिया ऑफ बेस अगर क्या है लार्जर है, उसके बाद वेट ऑफ द बॉडी मैटर किस पे करता है, वेट ऑफ द बॉडी, लास्ट में क्या आता है आपका फ्रैक्शनल फोर्स, और उस पर किस मात्रा में किस फ्रीक्वेंसी में क्या अप्लाई हो रहा है क्या फ्रैक्शनल फोर्स। तो देखिए ये आपके स्टेप है, एरिया ऑफ बेस, वेट ऑफ द बॉडी एंड फ्रैक्शनल फोर्स। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन, given below are two statements. Already I told you about that type of the questions, so now I am telling you about this. So one is labeled as assertion A and other is labeled as region R. So now assertion about 30% radiant energy is reflected back into space means कि about 30% radiant energy reflected back into space. Region, the rest is observed by the atmosphere and clouds. इसके ऑप्शन देख लेते हैं, both A are true but R is not correct explanation of A, both A are true but R is
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? A is true but R is false. A is false but R is true. देखिए as per this question या as per this assertion about 30% radiant energy is reflected back into space. ये बिल्कुल करेक्ट है assertion, क्योंकि 30% जो एनर्जी होती है, कौन सी रेडिएंट एनर्जी, वो क्या जैसे ही उसकी जो रेज होती हैं, हम कह सकते हैं उसकी जो किरणें होती हैं, वो जब पृथ्वी पड़ते हैं तो क्या पृथ्वी क्या रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स जो अर्थ होती है वो क्या रिफ्लेक्शन देती है, और उसमें क्या जो उसका 30% एनर्जी किसका है, रेडिएंट एनर्जी का 30%, वो क्या बैक हो जाता है क्या स्पेस के लिए। रीजन में कह रहा था रेस्ट इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स। अब देखो जो एनर्जी बचती है मीन 70%, तो 70% जो रेस्ट एनर्जी है उसमें से क्या है कि आपका जो है ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स के द्वारा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बट अगर देखा जाए बोथ आर राइट, but R means region, the rest of observed by the atmosphere and cloud. This is not correct explanation of A. Means ये A को क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, R राइट तो है बट इसे जो है एक्सप्लेन अच्छे से उसने नहीं किया, मीन्स इसे इंडिकेट्स नहीं करता है। तो बोथ आर राइट एंड ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो मीन्स A ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा। देखिए B है जो दिया हुआ, उसमें क्या है कि बोथ आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ए है। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। assertion here, the process of fusion most commonly involve hydrogen isotopes combining to form a helium atom with a transformation of matter. Reason, a transformation of matter is emitted as radiant energy. Okay, देखिए जिस हिसाब से इसने बताया कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हाइड्रोजन आइसोटॉप्स कंबाइनिंग टू फॉर्म ए हीलियम एटम्स, वो किसके साथ, हीलियम के जो एटम्स है उसके साथ मिलता है विद ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। यानी कि जब क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मैटर के साथ क्या करता है, मिलके क्या वर्क करता है, या मीन्स कोई रिएक्शन करता है। रीजन क्या, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इज, ठीक है, एमिटेड एज रेडिएंट एनर्जी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर होता है तो क्या ये एक नई चीज बना देता है, या मीन्स एक नई एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या रेडिएंट एनर्जी के नाम से बुलाते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि ए भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या है कि बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, बट ये जो है रेडिएंट एनर्जी, ये इसे क्या प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स इससे ही है, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी क्या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से निकलता है रेडिएंट एनर्जी। तो इसमें अगर देखा जाए हम कहेंगे कि बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए और आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है लेसन ओवर होने के बाद अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप जो है मैसेज बॉक्स में आप अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, और आप अपने सजेशन या आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो उनके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट आंसर अबाउट हाफ ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ये क्या आपका पूरा जो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसी में ये बताया गया है कि क्या हाफ, ठीक है ना, अबाउट हाफ ऑफ द रेडिएंट एनर्जी मीन्स 50% ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है जब कोई भी मतलब जो है लाइट रेज जो है क्या आती हैं फ्रॉम द सन टू अर्थ, हम कहते हैं रीच्ड ऑन द अर्थ, तो क्या जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि इस टाइप का आपका क्या एटमॉस्फेयर में ये जो है अवेलेबल रहता है, और वो क्या जो है वर्कआउट करना स्टार्ट करता है, मीन्स ऑब्जर्व करता है, 100% एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है क्लाउड्स एंड ओशियन, लैंड एंड ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स। तो एज पर दिस क्वेश्चन यानी 50% रेडिएंट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है, इन द जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या 50% जो एनर्जी जो ऑब्जर्व की जाती है वो क्या लैंड एंड ओशियन के थ्रू की जाती है। ध्यान रखिएगा, लैंड यानी हमारी जो भी सोइल है, यानी जो भी लैंड है, और जो ओशियन है, उनके माध्यम से क्या
जो 50% एनर्जी वो ऑब्जर्व की जाती है, ओके, इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ओके डियर लर्नर्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and this is my social site, so you can follow here in my different social जो चैनल्स हैं, सोशल साइट्स हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।